नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ हिंदी पेडागॉजी। ठीक है, हिंदी पेडागॉजी का ये बुक जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि हिंदी पेडागॉजी का ये बुक कब मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है यदि आपको सीजी टेट क्लियर करना है, सी टेट क्लियर करना है, शिक्षक भर्ती क्लियर करना है, तो उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा आपका हिंदी पेडागॉजी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हिंदी पेडागॉजी का बुक है, ठीक है, इसके फायदे क्या हैं आपको। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि हिंदी पेडागॉजी का ये जो बुक है वो आपके सीजी टेट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सी टेट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, शिक्षक भर्ती चाहे वर्ग 3 हो चाहे वर्ग 2 हो, यानी कि शिक्षक हो या सहायक शिक्षक हो, बिल्कुल आपके पेडागॉजी के ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल नए नवीन सर के द्वारा। ठीक है, नवीन सर के द्वारा ये बुक काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़कर इस हिंदी पेडागॉजी के ई बुक के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन इसमें किया गया है जिसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में होगा। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं बिल्कुल जुड़ जाइए। कहाँ पर मिलेगा सर ये बुक, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ ये बुक मिलेगा आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर, और अभी चल रहा है 90% का डिस्काउंट। तो बिल्कुल आपको ये उपलब्ध हो जाएगा साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं दोस्तों साध्य पीएससी एकेडमी में। ठीक है, तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार अब तक यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो, और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नंबर जो दिख रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर इस ई बुक को लेने में कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। गुड इवनिंग ईसा जी, बबली जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है और जिसके प्रश्न हम करने वाले हैं वो टॉपिक किससे संबंधित रहेगा आपका। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कैग। कैग कहने का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, याद रखना है कैग कहने का मतलब क्या होता है आपका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बारे में हम संविधान में कहाँ पर पढ़ते हैं सर, तो याद रखना है भाग 5 में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कैग। कैग कहने का मतलब क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं सर, तो याद रखना है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, गुड इवनिंग डीसी जी, रमेश जी, रजनी जी, मंजू जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि सर अनुच्छेद 148 किसके बारे में बात करता है। ठीक है, बेसिक आपका अच्छा रहेगा तो काफ़ी प्रश्न बनाने में आपको मदद भी मिलेगा। तो अनुच्छेद 148 कहता है कैग के पद की चर्चा। ठीक है, कैग के पद की चर्चा करता है। ठीक है, याद रखना है कैग की पद की चर्चा करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, ये कैग की नियुक्ति कौन करता है सर। ठीक है, और ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा। ये दो चीज़ आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि ये कैग का नियुक्ति कौन करता है और ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो याद रखना है कैग की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। दूसरा, इसके कार्यकाल के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, कार्यकाल के बारे में मैं बात करूं तो 65 वर्ष या 6 वर्ष। ये 65 और 6 क्या है सर, तो एक बार यदि किसी व्यक्ति को आपका क्या बना दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया है, तो वो 6 साल तक कंटिन्यू पद पे रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि उसकी उम्र 62 वर्ष हो जाती है, 65 वर्ष हो जाती है, तो 65 वर्ष की उम्र में याद रखना है, 65 वर्ष की उम्र में आपको क्या चीज़ याद रखना है, उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति 63 साल का है, ठीक है, और इसे कैग बना दिया जाता है, तो ये कितने साल तक रहेगा, 2 साल तक, क्योंकि रिटायरमेंट का उम्र क्या तय किया गया है, 65 साल। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 59 साल में, कोई व्यक्ति 59 साल में कैग बनता है तो वो अधिकतम कितने सालों तक रह सकता है अपने पद में, 6 सालों तक। तो बिल्कुल 59 से लेकर 65 तक कितने साल मिल रहे हैं आपको, 6 साल। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है। दूसरा, इसका पद कैसा रहता है, तो याद रखना है इसका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता, बल्कि इसको भी पद से हटाने के लिए
आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, बल्कि इसको पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। किसको हटाने के लिए? कैग को हटाने के लिए। ठीक है, याद रखना है कैग का जो पद है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत नहीं होता, बल्कि उसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है संसद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 148 ये कहता है। अनुच्छेद 149 क्या कहता है सर, प्लीज बता दीजिए थोड़ा सा, क्या कहता है? तो अनुच्छेद 149 कहता है कैग की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, कैग के शक्ति के बारे में बात करता है कौन? आपका अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में किसकी चर्चा है? तो याद रखना है कैग की शक्ति की चर्चा है। अगला अनुच्छेद कौन सा है आपका? तो याद रखना है अगला अनुच्छेद है आपका 150। और अनुच्छेद 150 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है कैग क्या करता है? जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है इसका क्या करता है? लेखाओं की जांच करता है। ठीक है, केंद्र सरकार जो खर्च कर रहा है उसके खर्चे की जांच कौन करता है? आपका कैग करता है। इसके बाद अनुच्छेद 151 क्या कहता है सर, बता दीजिए। ठीक है, तो याद रखना है बेटा अनुच्छेद 151 कहता है कैग अपना रिपोर्ट सौंपेगा। कैग क्या सौंपेगा? रिपोर्ट। कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति को। कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति किसको सौंपता है? तो याद रखना है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। क्यों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सौंपता है? तो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है कि ये जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है, याद रखना है ये जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? आपके विपक्षी दल का नेता। और विपक्षी दल का नेता आपका जो भी खर्च किया है उसको अच्छे से जांच करता है। ठीक है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा तब। ओके, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगर पूछा जाएगा तो कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है दोस्तों? तो याद रखना है राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति किसको सौंपता है? तो याद रखना है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, क्योंकि ये विपक्षी दल का क्या होता है? आपका नेता होता है। सरसरी तौर पे एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आज जिसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, आज हम जिसका एमसीक्यू करने वाले हैं उसके बारे में आपको याद रखना है कि भाग 5 के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? कैग। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद? तो 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है अनुच्छेद 148 क्या कहता है? तो याद रखना है कैग के पद की चर्चा करता है। कैग का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये अपना त्याग पत्र भी किसको सौंपता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति को। इसके रिटायरमेंट का उम्र कितना होता है? तो याद रखना है 65 साल। और एक बार पद में जाने के बाद कितने साल तक रह सकता है? ये 6 साल तक। इसका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक नहीं होता, बल्कि आपको याद रखना है कैसे होता है इसका पद? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, बल्कि इसको पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। आगे हमने देखा कि अनुच्छेद 149 क्या कहता है? तो कैग की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, कैग की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 150 क्या कहता है? कि जो कैग रहता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं की क्या करता है? जांच करता है। अगला 151 क्या कहता है? कैग अपना रिपोर्ट सौंपेगा किसको? राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। फिर विपक्षी दल अच्छे से भीड़ भाड़ के क्या करता है? इसका जांच करता है। चलिए अब प्रश्नों की ओर आते हैं बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। पहला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। चलो बताओ क्या होगा आंसर। पहले आपको क्लास सीखना है। पहले क्या सीखोगे आप लोग? क्लास। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कैग अपना रिपोर्ट्स, कैग की नियुक्ति कौन करता है? बताओ नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति। एक लिखा हूं, कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कैग अपना त्यागपत्र भी किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148, अनुच्छेद
149 किस में होगा, ठीक है। तो 149 क्या कहता है आपका, शक्ति। 149 क्या कहता है आपका, शक्ति। चाहे नियुक्ति कहे चाहे त्यागपत्र, इसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है आपका, अनुच्छेद 148। यदि अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, अनुच्छेद 148 में कैगे के पद की चर्चा, नियुक्ति, त्यागपत्र, उम्र और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है, अनुच्छेद 148। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 148। यानी कि जितने बच्चों का आंसर आ रहा होगा सी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसके पास प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो मैंने बताया है वो किसके पास प्रस्तुत करता है, भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति किसको सौंपता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। क्यों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सौंपता है सर, तो याद रखना है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को इसलिए सौंपता है क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है बेटा, तो हमने देखा ही है कौन होता है, विपक्षी दल का नेता। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद का सृजन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन कौन करता है बताइए, संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज करना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर क्या लेना चाहते हो। चलो जी देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर क्या लेते हो और क्या आप सोच रहे हो। चलिए क्या ले रहे हो आप लोग आंसर, ठीक है। अब देखो बेटा, जब आपके अनुच्छेद 148 में चर्चा की गई है, यानी कि किसमें चर्चा किया गया है, संविधान में, तो आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के द्वारा। अगला, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 की क्लासेस चल रही है। बिल्कुल यदि अब तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। चाहे शिक्षक हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, चाहे व्याख्याता हो, बिल्कुल क्लासेस चल रही है आपके साध्य पीएससी एकेडमी में, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न हमारे बचे हुए थे, किसके, कल के महान्यायवादी के कुछ प्रश्न बचे हुए थे, ठीक है। महान्यायवादी के कुछ प्रश्न बचे हुए थे आपके कल के, ठीक है। कल हमने महान्यायवादी वाला कॉन्सेप्ट तो देख लिया था, पर क्वेश्चन आपके छूट गए थे। किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, बिल्कुल नहीं। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बिल्कुल नहीं। क्या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। याद रखना है भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन वहां पर जाके अपना सुझाव दे सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। इसके अलावा, ठीक है, कोई समिति का वो क्या बन सकता है, सदस्य, लेकिन क्या नहीं कर सकता पूछेगा तो याद रखना है आपका महान्यायवादी जो काम नहीं कर सकता वो काम क्या है आपका, मतदान, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए जरा देखते हैं। पार्लियामेंट यानी कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग लेता है, ठीक है। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। तो याद रखना है भारत का अटॉर्नी जनरल, या इसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, महान्यायवादी, ठीक है। बिल्कुल जितने बच्चे जुड़े हैं बिल्कुल आप एक सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सदन का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता। जब सदन का सदस्य नहीं है बेटा तो मतदान कैसे करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है। क्या हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, क्या होगा, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, नहीं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, महान्यायवादी, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के एक गैर सदस्य कहने का मतलब यह है कि वो संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, क्या वो उपराष्ट्रपति है, क्या वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, क्या वो मुख्य न्यायाधीश है? बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। गैर सदस्य कहने का मतलब ये है ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। मैंने पहले ही कहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए बेटा बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, मैंने अक्सर कहा है कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कूट वाला प्रश्न बनेगा आपसे। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद में बोलने का अधिकार है, संसद में मत देने का अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैंने पहले ही बताया है कि जब महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है बेटा, तो उसे मतदान करने का या मत देने का अधिकार होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न इसी बीच आ चुका है, सीजी टेट का अभ्यास बैच। ठीक है, जिसमें आपको रोजाना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं संविधान का। ठीक है, और बिल्कुल यदि आप व्यापम में सीजीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोज हमारा क्लास 6 बजे होता है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए। ठीक है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बिल्कुल क्लासेस आपकी चल रही है, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप इस अभ्यास बैच के माध्यम से जुड़ते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो आपको सारे टीचर्स के वीडियो, जिसमें आपको उनका पूरा क्लास का वीडियो, क्लास का नोट्स, सारा चीज़ मिलेगा। बहुत सारा आपको ई बुक भी देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। अगला क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, ठीक है, कानूनी सलाहकार, बिल्कुल होता है कानूनी सलाहकार, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, ठीक है, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, सॉलिसिटर जनरल होता है, कौन होता है सॉलिसिटर जनरल? ठीक है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी, एक प्रधानमंत्री। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला टॉपिक आपका क्या होता है, खत्म यहीं पर। ठीक है, क्योंकि और अगले टॉपिक की ओर भी हमें बढ़ना है। और अगले टॉपिक में जाने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, याद रखना है दिन कौन सा रहेगा आपका? शनिवार। ठीक है, दिन शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद, दिन शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद आप पंचायती राज का ये ई बुक, ठीक है, डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ का क्या करवा पाएंगे? प्रिंट आउट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम पंचायती राज का ई बुक तो लेना चाहते हैं, पर चूंकि हम इसको मोबाइल के माध्यम से नहीं पढ़ सकते, काफ़ी दिक्कत होता है। दिन याद रखना है, आज बुधवार है। कब करवाऊंगा इसको मैं? शनिवार को दोपहर 12 बजे के बाद। ये अगले 24 घंटे के लिए ओपन रहेगा। ये पंचायती राज का ई बुक है जो कि आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट इसका पीडीएफ जो रहेगा उसको प्रिंट आउट भी करवा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, चाहे वो एग्जाम हो शिक्षक भर्ती, सीजी टेट पेपर 2, सहायक शिक्षक भर्ती में तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है तो उसको छोड़ दीजिए। आमीन पटवारी का एग्जाम निकल चुका है, सहायक ग्रेड 3, व्यापम के सभी एग्जाम और सीजीपीएससी के सभी एग्जाम में ये मील का पत्थर साबित होगा। हर एक टॉपिक के बाद यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है? एमसीक्यू। ठीक है, हर एक टॉपिक के बाद मैंने क्या दिया हुआ है? एमसीक्यू। लास्ट में बहुत सारा और एमसीक्यू दिया है, तो बिल्कुल आपको उसका फायदा मिलेगा। बस याद रखना है, आने वाले शनिवार को दोपहर 12 बजे के बाद आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करने के साथ साथ इसका प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब अगला जो एमसीक्यू हम करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है,